नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को और सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। एनबी न्यूज की ओर से धनतेरस आपकी लाभदायी रहे, यही हमारी कामना है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिवाली आने से पहले ही दिल्ली में हवा खराब होने लगी है। गुरुवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर 232 रहा था। यानी गुरुवार को दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में थी, तो वहीं शनिवार से दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में जाने की आशंका है। इसलिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसके दूसरी स्टेज को लागू कर दिया गया है। दूसरी स्टेज तब लागू की जाती है जब AQI का स्तर 301 से 400 के बीच होता है। हवा कितनी खराब है या अच्छी, ये AQI से ही पता चलता है। AQI जब 0 से 50 के बीच होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, जबकि 401 से 500 के बीच होने पर इसे गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी दिल्ली और NCR के ज्यादातर इलाकों में हवा का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। AQI का स्तर खराब श्रेणी में रहने का मतलब है कि अगर आप ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दिवाली का त्योहार आज धनतेरस से शुरू हुआ, सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद मैं जानना चाहूंगी आपसे कि धनतेरस से शुरू हुआ ये त्योहार दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण की ओर बढ़ता जा रहा है। मुस्कान, देखिए हमारी तरफ से भी धनतेरस की शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के लिए भी और एएनबी की जो तमाम टीम है उनके लिए भी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली के अंदर बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के स्तर की बात करें तो आज शनिवार है, यानी आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन ही एक्वाई लेवल जो है 6:30 बजे का यानी कि 261 बताया जा रहा है। ये भी सिर्फ कह सकते हैं जो एक्वाई लेवल जो एप्स है उसके द्वारा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का जो स्तर है वो मुस्कान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दिल्ली के लोगों के लिए कहीं ना कहीं सांस लेना जो है वो मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और सोचिए आज धनतेरस है, अगर दिवाली वाले दिन की बात करें यानी कि सोमवार की, तो कहीं ना कहीं जब दिवाली पर पटाखे वाले जलाए जाएंगे या फिर कहे पॉल्यूशन का स्तर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, उसके बाद में सोचिए इसका जो परेशानियां हैं आम जनता की वो कितनी बढ़ सकती है। और जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है या फिर कहे बुजुर्ग लोग हैं या फिर बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी की गई है ताकि पॉल्यूशन से बचने के लिए तमाम रास्ते जो है वो अपनाए जाए। मास्क का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, पेड़ों पर पानी छिड़काव करने की बात की जा रही है ताकि जो एक्वाई लेवल है वो घट सके, यानी पॉल्यूशन का स्तर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत ज्यादा सांस लेने में परेशानी होती नजर आ रही है और दम घोटू हवा जो है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। मगर जनता की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, मगर वो कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आज शनिवार से ही पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बिल्कुल बढ़ चुका है। राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि 200 से ऊपर जो AQI लेवल है वो पहुंच चुका है और अब इसको हम खराब श्रेणी में कहेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो ये बेहद खराब श्रेणी में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है, और अब देखिए आज से त्योहारों की शुरुआत हो चली है, यानी कि जाहिर सी बात है कि लोग आतिशबाजी करना शुरू करेंगे, बाजारों में भीड़ ज्यादा होगी, तो अलग अलग तरीके के वाहन जब होंगे तो उनसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। जो सरकार है दिल्ली की वो इनको रोकने के लिए क्या कर रही है? एक बार हमने देखा था, पिछली बार लगभग हर साल जब OD1 सिस्टम लागू होता है प्रदूषण जब ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार त्योहारों के मद्देनजर क्या प्लानिंग है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी मुस्कान, जिस तरीके से सदर बाजार की बात करें, यहाँ पर सदर बाजार के अंदर एक्वाई लेवल जो है 261 है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो पॉल्यूशन की स्तर है वो बढ़ चुका है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं गाइडलाइन जरूर जारी की जा रही है, ना कि OD1 लागू किया गया। क्योंकि अगर OD1 दिल्ली सरकार अगर लागू कर देती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा बहुत और ज्यादा घटता हुआ नजर आएगा। मगर अभी भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बना हुआ है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं
नहीं 250 से ज्यादा है। और कुछ इलाकों की बात करें, बवाना की बात करें, रोहिणी की बात करें, या फिर कहें आउटर दिल्ली की बात करें, वहां पर एक्वाई लेवल जो है वो 300 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ऑडिबल लेके आना चाहिए था, ताकि दिवाली पर ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। मगर यहाँ पर एक कोशिश और की गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि 31 यानी कि अक्टूबर से, यानी कि आज 25 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत की गई है। और ये भी कोशिश की जा रही है जो लोग पेट्रोल डलवाना चाहते हैं पेट्रोल पंप पर, उनको पॉल्यूशन का जो पीयूसी जो प्रमाण पत्र है वो दिखाना होगा, तभी उनको पेट्रोल मिलेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है वो धरातल पर कोशिश कामयाब इतनी नहीं देखने को मिल रही है। और ना ही पेट्रोल पंप वाले जो है वो चेकिंग के द्वारा, यानी कि पीयूसी चेक करने के बाद पेट्रोल दे रहे हैं। मगर लगातार जो इस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उससे तो लगता है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। मगर इसी को लेकर दिल्ली सरकार को कुछ सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि दिल्ली पटाखों को लेकर क्या रुख है दिल्ली सरकार का? आतिशबाजी को लेकर क्या कर रही है दिल्ली सरकार? राजीव, देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर घोषणाएं जरूर कर रही है, मगर दिल्ली की सरकार की जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। मगर दिल्ली सरकार ने अब कहीं ना कहीं जो पेड़ हैं उनके ऊपर छिड़काव करने की बात की जा रही है। सेंट्रल दिल्ली की बात करें या फिर कहें आउटर दिल्ली की बात करें, जहां भी पेड़ लगाए गए हैं उन पर पानी के छिड़काव किए जाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं उसको पॉल्यूशन को जो स्तर है वो घट सके। मगर यहाँ पर आम जनता से भी सहयोग मांगा जा रहा है, मगर आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं सहयोग बहुत ज्यादा कम करती हुई नजर आ रही है, ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। मगर जनता की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ना ही अधिकारियों की तरफ से सहयोग मिल पा रहा है। इसी की वजह से कहीं राजीव, पटाखों पर क्या बैन लगाया गया है दिल्ली में? पटाखों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? दिल्ली सरकार ने ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी बैन लगाया गया है, और यहां तक कि जो नॉर्मल पटाखे हैं उन पर भी बैन लगाया गया है। यहां तक कि भंडारण करने को लेकर भी बैन लगा दिया गया है, और ना ही पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिवाली से पहले ही, यानी कि 1-2 दिन पहले ही कहीं ना कहीं पटाखों की जो शोर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार कहीं ना कहीं पटाखे फिर भी जलाए जा रहे हैं। तो सोचिए, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, जो पटाखों का जो खरीद फरोख्त है या फिर दिल्ली से बाहर से जो लोग लेके आ रहे हैं उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। जो लोग पटाखे जला रहे हैं उनके ऊपर भी सख्ती। राजीव, इस समय हम सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर इंडिया गेट की ये तस्वीर है, जहां पर पूरे तरीके से धुआं धुआं होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो सर्दियां आ गई है और धुंध हो, कोहरा हो ये, लेकिन ये धुआं है, पॉल्यूशन है। इसको किस तरीके से बखान करेंगे? दिल्ली सरकार कम करने के लिए क्या कर रही है? देखिए मुस्कान, यहाँ पर ये एक चीज और समझनी होगी। सेंट्रल दिल्ली का बात करें तो यह सेंट्रल दिल्ली की यह हालत है, इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है, धुआं बन चुका है। और दिवाली से पहले ही 2-3 दिन पहले ही कहीं ना कहीं लोगों ने आतिशबाजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो दिल्ली सरकार की वो मुहिम कहां गई जिसमें कहा गया था कि पटाखों पर बैन है, मगर यहाँ पर पटाखे जो है वो लगातार जलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर इस पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं वो लोग जो सांस लेने के लिए परेशानी में है, या फिर कहें उनको सांस लेने में दिक्कतें आती है, या बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उन लोगों को खासी इसका परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर दिल्ली सरकार को अपने अधिकारियों को सख्ती से नियम पालन करने के लिए बोलना चाहिए, मगर यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से सख्ती नहीं है। बाजारों की बात करें, बाजारों के अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कोशिश जरूर कर रही है, जो पटाखे बेच रहे हैं या फिर जो लोग पटाखे लेके जा रहे हैं उनके ऊपर जरूर सख्ती की जा रही है। मगर जो लोग अपने अपने चोरी छुपे लेके जा चुके हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में रहने वाले यूपी बिहार के लाखों लोगों की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा के आयोजन को अनुमति दे दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना के घाटों पर पहले की तरह छठ पूजा मनाई जाएगी। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि यमुना प्रदूषित ना हो, इसके लिए सभी प्रबंध किए जाएं। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि छठी मैया के आशीर्वाद से हम इस बार दिल्ली में सभी 1100 घाटों पर छठ पूजा का भव्य आयोजन सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा राजस्व मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को यमुना नदी के किनारे विभिन्न घाटों पर
छठ पूजा के आयोजन के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया गया था। अब मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के मद्देनजर सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यमुना नदी में कोई भी प्रदूषणकारी सामग्री विसर्जित न हो, इसके लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएं। एनजीटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए साइट पर बैनर, पोस्टर, ऑडियो संदेश, सीडीवी की तैनाती सहित सभी उपाय करने के भी निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, फिलहाल सबसे पहले धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसके बाद मैं जानना चाहूंगी आपसे कि छठ पूजा के लिए सीएम ने अनुमति दे दी है, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? जी बिल्कुल, आपको भी धनतेरस और एएनबी ने टीम को भी बहुत धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छठ पूजा नजदीक आते ही आते केजरीवाल ने, क्योंकि दिल्ली के अंदर यूपी और बिहार के लाखों लोग रहते हैं, इसको लेकर उनका ये विचार है कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस न पहुंचे, इसी को लेकर केजरीवाल ने इस बार यमुना में प्रदूषण न फैलाने को लेकर सभी जिला अधिकारियों को अपना निर्देश जारी कर दिया है। क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा हो रहा था, उसमें साफ मना कर दिया कि जो विसर्जित दुर्गा पूजा वो यमुना में न किया जाए, लेकिन इसको लेकर केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ये देखा जाए साफ तौर से कहा है कि यमुना का प्रदूषण न हो, इसको लेकर सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। जय मुस्कान जी। शिवम, हमने पिछले साल देखा था कि जब छठ पूजा थी तो उस समय में जो नहाए खाए का एक जो पर्व रहता है, जो एक रिवाज रीति रहती है, उसको यमुना नदी में जब महिलाओं ने किया तो वहां पर एक जो सफेद झाग था वो यमुना नदी पर तैरता दिखाई दिया, जहरीला वो झाग तैरता दिखाई दिया, और उसी बीच मजबूर थी महिलाएं वहां पर छठ करने को। तो इस बार किस तरीके की तैयारियां की गई है, यमुना का क्या हाल है? जी बिल्कुल, आपने वो जो देखा था सफेद झाग निकल, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने इस बार एडवाइजरी जारी कर दिया कि सभी दिल्ली के जिला अधिकारी अपने क्षेत्र में यमुना प्रदूषित न हो, क्योंकि उसमें गंदगी न डाला जाए, नाले का पानी न जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कल एक दिशा निर्देश जारी किया है कि यमुना का पानी प्रदूषित न हो, क्योंकि इस बार छठ पूजा को दिल्ली के अंदर बड़े धूमधाम और काफी तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि लगभग जहां तक 1100 घाट बनाए गए हैं और वहां पे पुलिस फोर्स, बाकी फोर्स मौजूद रहेंगे, टॉयलेट बाथरूम सब मौजूद है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इस बार केजरीवाल की तरफ से 25 करोड़ रुपए में इस छठ पूजा को लेकर दिया गया है कि 25 करोड़ रुपए छठ पूजा हम दिल्ली में इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। जी यमुना का क्या हाल है इस समय? क्या इस समय भी जहरीली झाग देखने को मिल रही है? यमुना इस समय साफ नजर आ रही है? नहीं, इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए कि यमुना उतनी साफ नहीं, लेकिन दिशा निर्देश के बाद कहीं ना कहीं अभी तो 6-7 दिन का टाइम है, लेकिन यमुना में जो प्रदूषित पानी जा रहा है, दिल्ली के कचड़े नाले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रोका जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से बैन लगाया गया है नालों को लेकर, इस पर रोक लगाई गई सरकार के द्वारा। अभी जो स्थिति यमुना की देखी जाए वो भी फिलहाल ठीक ही है। जी लेकिन शिवम, छठ पूजा को लेकर यहाँ पर अनुमति दे दी गई है, और लोग जो हैं, दिल्लीवासी जो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं कि छठ पूजन में यमुना नदी के पास आयोजन के लिए अनुमति दी गई है। लोगों में किस तरीके का उत्साह है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपने कहीं ना देखा कि 2 साल कोविड की वजह से लोग छठ पूजा नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है दिल्ली के वासियों के अंदर, क्योंकि इस बार केजरीवाल मुख्यमंत्री ने भी काफी सपोर्ट किया जनता की। 1100 जगह जगह दिल्ली में कई जगह 1100 घाट बनाए जाएंगे और कम से कम 25 करोड़ रुपए केजरीवाल इस बार वो कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के अंदर एक खुशी का ही माहौल अलग दिख रहा है, क्योंकि इस बार बड़ी धूमधाम से दिल्ली सरकार भी छठ पूजा को लेकर मना रही है। जी मुस्कान जी। ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दीपावली की पूर्व संध्या पर 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी शाम करीब 5 बजे भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन और पूजन करेंगे और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष दीपोत्सव का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री समारोह में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेंगे। ऐसे में अयोध्या वासियों को पीएम मोदी योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:45 पर प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। लगभग 6:30 पर प्रधानमंत्री सरयू नदी के नया घाट पर आरती देखेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी और इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे।
दीपोत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों के विभिन्न नृत्य रूपों के साथ 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां भी लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ग्रैंड म्यूजिकल लेजर शो के साथ साथ सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग भी शो देखेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या जाएंगे। ये ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री दीपोत्सव में शामिल होंगे। छठा संस्करण है ये दीपोत्सव का, छठी बार ये आयोजन किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा और उसमें अब 23 अक्टूबर शाम 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल वो पहुंचेंगे यहां पर और उसकी तैयारियां किस तरीके की है वो आप देख सकते हैं। रामलला विराजमान सरयू घाट तमाम जगहों को पूरे तरीके से फूलों से सजाया गया है। दीपोत्सव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगभग तैयारियां जारी है और अपने अंतिम रूप में है क्योंकि कल दीपोत्सव का त्योहार वहां पर मनाया जाएगा। कल के दिन दीपोत्सव जो है वो किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके बाद मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके का इस बार दीपोत्सव रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद मुस्कान, आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव दिव्य दीपोत्सव बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और कल दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा दीपोत्सव, जिसके साक्षी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे। पूर्व संध्या पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से पहुंचेंगे और लगभग 5:45 पर वो प्रतीकात्मक जो भगवान श्री राम के अभिषेक करने का राज्याभिषेक करने का काम करेंगे और 6:30 बजे सरयू नदी में नया घाट आरती पर शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जो भव्य दीपोत्सव है उसके कहीं ना कहीं समारोह में जो है शामिल होंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार जो दीपोत्सव है वो काफी भव्य देखने को मिलेगा क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार अपना नाम दर्ज कराने जा रही है और लगभग 17 लाख दियों से पूरी अयोध्या जगमगाएगी। और आज लगभग 22 अक्टूबर है और 22 अक्टूबर 17 लाख दिए सजाए जाएंगे, जिसकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहां पहुंचेगी, दियों को गिनेगी और उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर अपना नाम दर्ज कराने जा रही है भव्य दीपोत्सव में। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेतागण कहीं ना कहीं इस दिव्योत्सव का भव्य उत्सव का जो है साक्षी बनने का काम करेंगे। और बात की जाए तो कई प्रांतीय कलाकार इसमें सांस्कृतिक जो रूप से कार्यक्रम में रूबरू होंगे और साथ ही साथ बात की जाए तो राम की अयोध्या में दीपोत्सव के जो ब्रज के जो नृत्य कलाकार है वो भी इसमें शामिल होंगे। 16 रथ बनाए गए हैं जिसमें सवार होकर कलाकार भव्य यात्रा निकालेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक प्रसंगों का जो झांकियां हैं वो कहीं ना कहीं निकाली जाएगी। अयोध्या में दीपोत्सव का प्रसंगों का चित्रण किया जाएगा। दीपोत्सव में रेत व जीवांत क्लीन जो कालीन है वो प्रसंग बनाए जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने जाएगा। तो एक दिव्य उत्सव कहा जा सकता है कि इस बार जो भव्य उत्सव दीपोत्सव मनाया जा रहा है दिव्य उत्सव के नाम से उसको दिया गया है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक अयोध्या जाना चाहता है क्योंकि प्रभु श्री राम के ये कह सकते हैं कि इस दिन प्रभु श्री राम जब लौटे थे तो ये कहा जा सकता है कि उनका दीपों से स्वागत किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार जब से आई है तब से अयोध्या में इस तरह का दीपोत्सव जितेंद्र, अयोध्या के दीपोत्सव में एक बात खास रहती है कि लाखों की तादाद में दिए जलाए जाते हैं और अलग अलग विशेष आकृतियों में ये दिए इनकी सजावट की जाती है। इस बार जो हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो बुक में शामिल होने जा रहे हैं, एक बार फिर से योगी सरकार का ये जो कार्यक्रम है इसमें किस तरीके की आकृतियां दीपों से बनाई जा रही है, क्या खास रहने वाला है इस समय दीपोत्सव में? देखिए पूरा ये कह सकते हैं कि अयोध्या को जो घाट होंगे सारे घाट की बात की जाए तो लगभग 17 लाख दियों से सजाए जाएंगे। अलग अलग आकृति के अलग अलग कलाकार, चाहे वो गोबर के से बनाए हुए दीप हो और सभी तरह के दीप अलग अलग आकृति के अपने जो कह सकते हैं कुम्हार बना के दिए हैं वो कहीं ना कहीं दीपों को सजाया जाएगा। एक बड़ी टीम लगाई गई वॉलंटियर्स की जो पूरी अयोध्या को ये कह सकते हैं कि जो घाट है जहां पर दीपोत्सव मनाया जाएगा वहां पर उसको सजाने का काम किया जाएगा।
लेजर लाइटों की पूरी तरह से व्यवस्था, एक पूरा लेजर शो होगा जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि 2024 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है, प्रभु श्री राम का जो अयोध्या है, वो कहीं ना कहीं बनकर तैयार हो जाएगा और एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। उससे पहले कहीं ना कहीं इस दिव्य जो दीपोत्सव है उसको बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस अयोध्या को कहा सकता है कि अयोध्या को पूरी तरह से पूरे देश में प्रसिद्ध किया जाए कि जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं रामलला के, तो रामलला के दर्शन को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और ये कहा जा सकता है कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी पूरी तरह से अयोध्या में कोई ऐसी चीज नहीं है मुस्कान जो अयोध्या में नहीं लगाई जा रही, पूरी तरह से सजाया जा रहा है। और दीपोत्सव के साथ साथ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को बड़ी सौगात देने का भी काम करेंगे। जो काम रह गए उन कामों को लेकर भी वहां पर व्यवस्था की जा रही है और उसको लेकर भी शिलान्यास करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वहां पर होगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब में पीयू के वीसी लगाए जाने को लेकर सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान पर सूबे के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित खुलकर सामने अब आ गए हैं। उन्होंने पुराने सभी रिकॉर्ड मीडिया के सामने पेश करते हुए यह साफ किया है कि वे अपनी जगह पूरी तरह से ठीक हैं, संविधान के दायरे में रहकर हर वो काम करेंगे जो प्रदेश की जनता के हित में होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो अपनी बात पर अड़ी रखी तो वे इस मामले में कानूनी राय लेंगे। राज्यपाल ने कहा कि वे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया हैं, कुलाधिपति होने के नाते उन्हें ये जानने का हक है कि विश्वविद्यालयों में क्या चल रहा है। सरकार ने जब पीयू में कार्यकारी वीसी लगाए तो फाइल मेरे पास अनुमति के लिए भेजी, लेकिन इस बार जब पूर्णकालिक नियुक्ति की तो मुझे जानकारी नहीं दी गई है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब में पीयू के वीसी लगाए जाने को लेकर सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान पर सूबे के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित खुलकर अब सामने आ गए हैं। उन्होंने पुराने सभी रिकॉर्ड मीडिया के सामने पेश करते हुए ये साफ किया है कि वे अपनी जगह पूरी तरह से ठीक है और उन्होंने इसमें कोई भी गलत एक्शन नहीं लिया है। दरअसल संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने वो हर काम करेंगे जो प्रदेश की जनता के हित में होगा, ये बनवारी लाल पुरोहित ने कहा। तो बता दें कि पंजाब में पीयू के वीसी लगाए जाने को लेकर सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान पर सूबे के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित खुलकर अब सामने आ गए हैं। उन्होंने पुराने सभी रिकॉर्ड मीडिया के सामने पेश करते हुए यह साफ किया कि वे अपनी जगह पूरे तरीके से ठीक हैं, संविधान के दायरे में रहकर वो हर काम करेंगे जो प्रदेश की जनता के हित में होगा। अगर सरकार नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ी रखी तो वे इस मामले में कानूनी राय लेंगे। राज्यपाल ने कहा कि वे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया हैं, कुलाधिपति होने के नाते उन्हें यह जानने का हक है कि विश्वविद्यालयों में क्या चल रहा है। सरकार ने जब पीयू में कार्यकारी वीसी लगाए तो फाइल मेरे पास अनुमति के लिए भेजी थी, लेकिन इस बार जब पूर्णकालिक नियुक्ति की तो मुझे जानकारी नहीं दी गई। ज़्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि पंजाब सरकार और राजभवन के बीच जो खींचतान चल रही है उसमें अब बनवारी लाल पुरोहित का बयान सामने आया है। जी
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मतभेद धीरे धीरे खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां पे एक तरफ पंजाब सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि पहले वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल उस जो नियुक्ति को ही गैरकानूनी ठहराते हैं और बोलते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस के नॉर्म के अंदर वो नहीं आता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि फिर पंजाब सरकार की तरफ से उसका रिप्लाई आता है कि नहीं, ये संवैधानिक है। पंजाब जो हम कह सकते हैं कि पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर लगाने, वाइस चांसलर लगाने की नियुक्ति होती है वो हमारे अंडर होती है, वो बोर्ड ने करनी होती है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि आज कल शाम को फिर हम कह सकते हैं पंजाब के राज्यपाल ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बाकायदा दिखाया कि ये जो उन्होंने गाइडलाइंस दिखाई कि उसमें तहत मेंशन है बाकायदा कि अगर ये सर्वसम्मति से नहीं सिलेक्शन होती है तो यहाँ पर राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री उनका रूल रेगुलेशन क्या है उनके तहत आता है और वो फिर नियुक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि अवहेलना करते हैं कि वो सिलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो टसल चल रही है, कहीं ना कहीं ये टसल लगातार बढ़ती जा रही है। इस टसल की शुरुआत हम मान सकते हैं कि जब पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाने के लिए पंजाब सरकार ने परमिशन मांगी थी, पहले वो परमिशन दे दी गई थी, पर उसके बाद जब शिकायत की गई तो वो परमिशन वापस ले ली गई। उसके बाद एक नॉर्मल सेशन बुलाया गया, उस नॉर्मल सेशन में हम कह सकते हैं कि बाय सेकेंडरी मीन्स फिर वो हम कह सकते हैं कि जो विश्वास प्रस्ताव वो लाया गया। तो तब से मान सकते हैं कि जो खींचातानी है पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच में या फिर हम कह पंजाब सरकार के बीच में वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, अब जिस तरीके से ये रार लगातार बढ़ते जा रही है, इसमें बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि पहले जब अनुमति के लिए फाइल भेजी गई थी, जब कार्यकारी वीसी लगाए गए थे, लेकिन जब पूर्णकालिक वीसी की नियुक्ति हुई है तो मुझे जानकारी नहीं दी गई है। इस बात में कितनी सच्चाई, क्या कुछ इसमें अब बात सामने आ रही है? देखिए यहाँ पे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि पंजाब के राज्यपाल ने ये चीज बिल्कुल सही बोली है कि उनकी तरफ से उनको कोई इंटीमेशन नहीं आया गया। तो कहीं ना कहीं वो चीज वो भी बोलते हुए नजर आए कि उनके पास अपॉइंटमेंट के लिए कह सकते हैं कि पैनल का नाम जाता है, जिसको लेके वो कह सकते हैं उन्होंने इससे पिछला अगर कहें कि जो वाइस चांसलर की नियुक्ति थी वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के आप देख रहे हैं, उन्होंने उसके लिए नाम भेजा गया था जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप पूरे पैनल के नाम भेजिए, उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया जाएगा। तो वहां पे उन्होंने रिटर्न कर दी थी फाइल। उसके बाद हम कह सकते हैं कि उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने कहा था कि जो नियुक्ति है वो गलत है, क्योंकि उसकी नियुक्ति के लिए उनके पास कोई पैनल नहीं आया और जो नियुक्ति है वो डायरेक्ट लगाएगी वो भी गैर संवैधानिक है। तो कहीं ना कहीं वहीं पर हम कह सकते हैं कि तसल्स लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस समय उनके पास पैनल नहीं भेजा गया, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट नियुक्ति की गई। यहाँ पे पंजाब सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि डायरेक्ट नियुक्ति का उनका हक बनता है और एज सच उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि जो पंजाब एग्रीकल्चर वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री तक का इंटरफेरेंस नहीं है, जो खुद नियुक्ति है वो जो हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी वो खुद के इंटरनल बोर्ड मिलकर खुद ही कर लेते हैं। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि कटाक्ष पे कि एक दूसरे को काटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पंजाब के राज्यपाल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री भगवत मान की तरफ से पंजाब सरकार की तरफ से भी रिप्लाई जा रहे हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उच्च सुरक्षा वाले गुपकर इलाके में अपना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फेयरव्यू से बेदखल करने का नोटिस मुझे कुछ दिन पहले दिया गया था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और उम्मीद के अनुरूप है। मुफ्ती ने कहा कि नोटिस में इसका उल्लेख किया गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये स्थान मेरे पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। इसलिए प्रशासन की ओर से बताया गया आधार सही नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो कानून की अदालत में नोटिस को चुनौती देंगी, पीडीपी प्रमुख ने कहा कि वो अपनी कानूनी टीम से सलाह लेंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं, इसलिए मुझे निर्णय लेने से पहले अपनी कानूनी टीम से परामर्श करना होगा। इस बीच खबर है कि मुफ्ती की सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए एक और वैकल्पिक घर की व्यवस्था कर दी गई है। सारा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, सबसे पहले धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और उसके बाद मैं जानना चाहूंगी आपसे कि महबूबा मुफ्ती को अपना बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस बीच ये कहा जा रहा है कि वैकल्पिक घर की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है।
जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से उन सभी जो कहा जाए एमएलए हैं या चीफ मिनिस्टर हैं जो पूर्व रहे हैं, उनको उनके सरकारी आवास जो है वो खाली करने का निर्देश जो है वो दिया जा रहा है। इसी बीच महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्षा हैं, उनको गुपकार इलाके में जो सरकारी बंगला है उसे खाली करने का नोटिस दिया है। हालांकि इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, उन्हें उम्मीद थी कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन कहा जाए तो उन्होंने कहा है कि ये 2005 में जो बंगला आवंटित किया गया था उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री थे और तब कहा जाए तो उस समय हालात बहुत ज्यादा खराब थे और ये एक सुरक्षित बंगला था और यही वजह ये बंगला आवंटित किया गया था। और अब देखना होगा कि सरकार ने जिस प्रकार से कहा है बंगला छोड़ने के लिए, तो वो अपनी कानूनी टीम जो है उससे बात करेंगी और उसी के बाद ही कोई निर्णय जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि कहा जाए तो इससे पहले जो पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा कहा जाए वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो उनका भी बंगला जो है, सरकारी बंगला जो था वो काफी लंबे अरसे से उनके पास था, उसको भी खाली करवा लिया गया था। हालांकि अब सवाल उठेंगे कि क्या जो भाजपा के नेता हैं या भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं या कोई भी नेता है, क्या उनसे सरकारी आवास को खाली करवाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं, खास करके कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर लगातार आतंकी जो है हमले करते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उन नेताओं की जो है वो जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब जिस प्रकार से बंगला खाली करने की बात जो है चल रही है, तो इसको लेकर अब राजनीति होना जरूरी होगा। अब जिस तरीके से कहा गया है कि नए घर की उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है, क्या ये जो वैकल्पिक घर की व्यवस्था की गई है यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जाना चाहेंगी, आगे उनका फैसला क्या हो सकता है? क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनके पास कोई और ऐसा घर नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो रह सके। जी बिल्कुल, देखिए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अभी फिलहाल वो निर्णय लेंगी और अपनी कानूनी जो टीम है उससे बातचीत करके ही जो है आगे का फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो वैकल्पिक घर की बात की जा रही है। हालांकि जो गुपकार रोड पर जो इनका घर है वो एक सरकार इंतजाम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार इस बंगले को खाली करवाएगी और उन्हें उस घर पे भी सुरक्षा जो है मुहैया करवाई जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि आतंकियों के निशाने पर आम पब्लिक तो रहती है, लेकिन नेता जो है वो भी उनके निशाने पर रहते हैं और यही वजह है कि अब उनको वैकल्पिक घर की एक व्यवस्था जो है वो कर दी जाएगी और उनको बंगला हो सकता है कि खाली करना पड़े। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अदालत का रुख करने से पहले अपनी टीम से बात करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन रविंद्र, बात ये भी है जिस तरीके से मुफ्ती ने कहा कि दिसंबर 2005 में ये घर तब आवंटित किया गया था जब उनके पिता मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके थे। जब मुख्यमंत्री पद छोड़ देने के बाद ये बंगला आवंटित किया गया, तो कानूनी रूप से इस बंगले का मालिक क्या वही हुए? देखिए, सरकारी आवास जो होते हैं वो तब दिए जाते हैं जब कोई सरकार में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई पड़ता है, लेकिन कई बार लंबे समय तक बंगला इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाता है। और यही वजह है कि अब घाटी के अंदर जिस प्रकार से लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, हालांकि घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। अगर देखा जाए नेताओं की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा जो है उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है, उनके घर की हो या उनके काफिले के साथ जो है वो जेड प्लस सिक्योरिटी रहती है। चाहे एनसी के नेता हों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती खुद हो या गुलाम नबी आजाद जैसे नेता हैं, उनको सिक्योरिटी दी गई है। तो ऐसे में कहा जाए उनके घर को खाली करवा कर दूसरी जगह अगर सरकार घर देगी तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो अब महबूबा मुफ्ती के ऊपर है कि अब किस प्रकार से वो खाली करती हैं।
यहाँ सरकार को कहीं ना कहीं और भी जिस प्रकार से सरकार ने कहा भी है कि वैकल्पिक घर दिया जाएगा, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने के बाद ही वहां उनको शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि 2005 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो महबूबा मुफ्ती के पिता रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उनको ये दिया गया था, क्योंकि उस समय का हालात अगर की बात करें तो उस समय हालात जो थे घाटी के साजगार नहीं थे और लगातार आतंकी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती थी, और ये घर जो है गुप्कार रोड पर जो घर है ये सुरक्षित माना जाता था। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नवा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार किसान, मजदूर, भूमिहीन मजदूर, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के हित में महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेशवासियों के हित में जनहितैषी कार्यों और योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव देखा जा रहा है। योजनाओं और नीतियों की दूरदर्शिता से आज प्रदेश आर्थिक समृद्धि और तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर लोगों की जेबें भर दी हैं। सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, ग्रामीणों और पशुपालकों, और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में कुल 1,866 करोड़ 39,32,000 रुपए का ऑनलाइन अंतरण मुख्यमंत्री बघेल ने किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, सबसे पहले धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके बाद मैं जानना चाहूंगी आपसे कि छत्तीसगढ़ में इस बार दिवाली जो है वो बहुत अच्छी मनने वाली है किसानों के लिए। भूपेश बघेल की बात की जाए तो लगभग प्रदेश में सभी स्तर के जो किसान मजदूर यूनियन हैं, चाहे किसानों की बात किया जाए या फिर जो महिलाएं हैं, युवा है, सभी वर्ग के लिए एक दिवाली का जो उपहार होना चाहिए वो निश्चित तौर पे दिया गया है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो किसान हैं उनको निश्चित तौर पे राशि अंतरण कर दिया गया है। उनको जैसी ही राशि मिली तो दिवाली बेहतर बनाने की जो चाहत किसान लेकर के चल रहे थे वो निश्चित तौर पे मना रहे हैं। इसके साथ साथ महिलाओं की अगर बात की जाए तो लगभग उनको भी कई ऐसे बड़ी सौगातें हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है, जिसके तहत महिलाओं के लिए एक नया उपहार के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी सहायिका से लेकर के तमाम जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनको डीएड के तहत उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो अंतरण कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो उनके आर्थिक जो बोनस की अगर बात की जाए तो बिजली विभाग से लेकर के तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनको बोनस के तौर पे दिया गया है। बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो 11,000 रुपए जो बोनस की अंतरण है वो राशि भी दिया गया है। तो निश्चित तौर पे इस बार दिवाली जो है छत्तीसगढ़ में खासा मनाने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे देखी जा रही है, और किसानों के अंदर खासा उत्साह भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि फसल का जो कटाई है वो हो गया है, और फसल के साथ साथ अब मिसाई होने के बाद सीधा मंडी पहुंचेगी धान, और जैसे ही विक्रय करके किसान घर लौटता है तत्काल उसके खाते में पैसा आ जाता है। तो इससे दिवाली बेहतर मनाने की जो चाहत है किसान निश्चित तौर पे खुशहाली नजर आ रही है। जी बिल्कुल, दिवाली से पहले किसानों के लिए ये राशि बेहद अच्छा काम करेगी, क्योंकि अब उनकी दिवाली भी वाकई दिवाली होगी। बाकी अन्य लोगों के लिए, अन्य जनता के लिए क्या प्लानिंग है भूपेश बघेल की दिवाली को लेकर? निश्चित तौर पे अन्य जनता के लिए अगर किसान जो मजदूर वर्ग के जो आते हैं उनको निश्चित तौर पे राजीव गांधी मजदूर योजना के तहत, मजदूरी योजना के तहत उनको भी राशि अंतरण किया गया है। जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर की कैटेगरी में आते हैं, जो अपने जीवन यापन दूसरे के खेत में जाकर के करते हैं, उनके लिए भी राशि अंतरण कर दिया गया है और उनके खाते में सीधा पहुंचाया गया है पैसा। तो निश्चित तौर पे उनकी भी दिवाली मनने जा रही है, और जो आम जन है उनके बारे में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खासा तैयारी करके रखी है।
क्योंकि निश्चित तौर पे जो आम जन है उनके खाते में आखिर वो दिवाली किस तरीके से मनाएं, इसलिए विचार कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये जो बड़ी बात है कि जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए खाते में सीधा पैसा डाला गया है, और इसके साथ साथ जो किसान वर्ग हैं, जो किसानों से सीधा धान की जो बाली है वो लेकर के एक नई डिजाइन के तौर पे जो महिला स्व सहायता समूह है वो सीधा बाजार में धान की जो पंक्ति है, जो धान को अपने घर में पूजा पाठ के स्थान पे लगाते हैं, ऐसे स्थानों में लगाने के लिए भी निश्चित तौर पे किया गया है। तो एक नया विकल्प निकल करके सामने आया है, और खास तौर से जो महिला स्व सहायता समूह, जो गोधन न्याय योजना और जो गोथान में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो निश्चित तौर पे खुशहाल नजर आ रहे हैं और उनकी भी खुशी देखने को मिल रही है। आम जन से लेकर के किसान वर्ग और कर्मचारी अधिकारी तमाम जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली इस बार खासा होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक उत्साह के तौर पे लिया है। जी मुस्कान। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।